रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 36वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस यात्रा में जो हमारे सहयात्री रहे हैं उनको हमारी यात्रा के जो पड़ाव रहे हैं उनकी क्रमबद्धता का थोड़ा बहुत भान होगा ही, और जो नए जुड़े हैं तो उनके लिए ये मैं बता दूं कि अभिनय कला के उपकरणों की तैयारी में स्थूल उपकरणों यानी वाणी और शरीर से जुड़े अभ्यास यानी उनको अभिनय परक बनाने के अभ्यासों की चर्चा करने के बाद हमने पिछले 5-6 दिन इसके सूक्ष्म उपकरणों यानी मन और मस्तिष्क पर चर्चा करते हुए बिताए हैं, और कल से हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। तो मस्तिष्क यानी चिंतन से जुड़ी हुई फैकल्टी, जैसा मैंने पहले बताया है आपको। तो मन और मस्तिष्क को लेकर मैं कुछ और खुलासे कर देना चाह रहा हूं। एक तो हम लोगों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अभ्यासों का एक स्पष्ट वर्गीकरण समझने की दृष्टि से मन को बताया कि ये अनुभूति वाला कक्ष है, सेगमेंट है या कोश है, और मस्तिष्क को बताया जो चिंतनशीलता का कोश है, चिंतनशीलता से संबंधित जो है इससे कार्य लिया जा सकता है। ठीक है। तो मन में जो अनुभूति से जुड़ी हुई बात थी तो उसमें अनुभूति परकता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, संवेदनशीलता का विकास और इसके लिए क्या प्रयास होंगे वो बात हम कर चुके हैं। दूसरा, अब जब हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं तो हमने जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति और इसमें भी कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता, इन सारे तत्वों को जोड़ा है। ठीक है। तो इसी क्रम में हम आगे ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा समझने में फेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन और मस्तिष्क इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, वायुमंडल में तमाम सारी गैस एक साथ मिली हुई है ना। उनको अलग अलग पृथक नहीं किया जा सकता। यहाँ तक ऑक्सीजन है, यहाँ के बाद फिर नाइट्रोजन शुरू होती है और यहाँ के बाद हाइड्रोजन शुरू होती है, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे से हैं और को एग्जिस्टेंस में है ना। इससे एक निश्चित वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है। उसी प्रकार से ये नहीं समझना चाहिए कि अनुभूति के अभ्यास कुछ और होंगे, मन से संबंधित अभ्यास कुछ और होंगे और मस्तिष्क से संबंधित अभ्यास कुछ और होंगे। दरअसल इन दोनों के जो अभ्यास हैं एक दूसरे से मिक्स हैं, इंटरमिंगल्ड हैं। अभिनय के क्षेत्र में आने वाले जो जिज्ञासु हैं, प्रशिक्षु हैं, उनको ये समझना चाहिए जिस तरीके से हमने वाणी और शरीर इन दो भौतिक उपकरणों का, स्थूल उपकरणों का अभ्यास किया था इनको अभिनय परक बनाने के लिए, तो वो जो जिस प्रकार के वो अभ्यास होते हैं, मन और मस्तिष्क से जुड़े हुए अभ्यास बिल्कुल अलग होते हैं। मोटे तौर पर बता दूं, वाणी और शरीर के अभ्यास करते समय उसमें भावना या विचार का कोई इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। ये आप एक और मोटे और स्पष्ट उदाहरण से समझ सकते हैं। एक हम एक्सरसाइज करते हैं और एक हम नृत्य करते हैं। एक्सरसाइज में भी तमाम सारे बॉडी से वही एक्शन, वही गतियां, वही विन्यास होते हैं जो नृत्य में होते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज को हम कभी नृत्य नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि नृत्य में जो एक्शन हो रहे हैं, उसमें जो जेस्चर पोस्चर बन रहे हैं, उसमें जो गतियां हो रही हैं, उनमें भाव मिला हुआ है। उन गतियों में, उन संकेतों में,
उन विन्यासों में भाव मिला हुआ है, ठीक है ना। बिना भाव के क्या है, शरीर की गतियां या विन्यास मात्र एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वाणी और शरीर को अभिनय परक बनाने में हमारी अधिकतर अप्रोच क्या है, भाव और विचार विहीन होती है, ठीक है। तो वो एक दूसरे प्रकार के भौतिक अभ्यास है। लेकिन मस्तिष्क और मन के जो अभ्यास होंगे वो सारे के सारे भाव और विचार से केंद्रित होंगे और बाद में उनकी परिणति एक्शन में होगी। यानी जब हम अभिनय करेंगे तब तो वो शरीर से दृश्यमान करेंगे, और शरीर से दृश्यमान करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो कहा करती कि भाव भंगिमा चाहिए, जेस्चर पोस्चर चाहिए, गतियां चाहिए। तो समझने की दृष्टि से इनको ऐसे थोड़ा सा मनोरंजक तरीके से यह समझा जा सकता है कि जो स्थूल उपकरणों का अभ्यास है वो हार्डवेयर है, और जो सूक्ष्म उपकरणों के अभ्यास हैं वो सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये उस सॉफ्टवेयर से भी बारीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सॉफ्टवेयर है ना, उससे भी कहीं बारीक है। बारीक क्या है, अभी आप सोच लीजिए, अभी बात हुई थी डिजिटल सॉफ्टवेयर में या इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर में, जो हम कंप्यूटर में या मोबाइल में जहाँ तहाँ जितना भी डेटा जहाँ कलेक्ट हो रहा है, उसमें इमोशन नहीं है ना, उसमें चिंतन थोड़ी है। वो बहुत सूक्ष्म है, न पकड़ में आने वाला सूक्ष्म है, लेकिन वो भौतिक है। लेकिन हमारा जो है सॉफ्टवेयर है, मन और मस्तिष्क, ये न दिखाई पड़ने वाला तो है ही है, लेकिन ये चेतना से जुड़ा है, वो इमोशन का सॉफ्टवेयर है। चेतना के साथ अनुभूति भी जुड़ी है और चिंतन भी जुड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें उसके सेगमेंट की या उसकी विशिष्टता की हमें पहचान होनी चाहिए। क्यों? इससे यह तय होगा कि हमें जो अभ्यास करना है इनको अभिनय परक बनाने के लिए, वो किस विशेष वर्ग के अभ्यास हैं, उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, मन मस्तिष्क की कहाँ यात्रा करानी होगी, ये स्पष्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद इन अभ्यासों की इनको जो हमें अभिनय अनुकूल बनाने के लिए विकसित करना है, वो एक तरीके से अभिनय के ही अभ्यास हो जाएंगे, लेकिन उसके मूल में हमें बहुत छोटी छोटी इकाइयों में उसकी तैयारी करनी होगी। यानी कि कहने का मतलब, जब हम मस्तिष्क वाले सेगमेंट का अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें वही काम करना होता है जो हम किसी पात्र को निभाने के बाद मंच पर कर रहे होते हैं, निभाते हुए कर रहे होते हैं। लेकिन अपने आप को मुखरित करने के लिए, विकसित करने के लिए, अभिनय अनुकूल प्रवृत्ति बनाने के लिए हम छोटी छोटी सिचुएशन, छोटी छोटी परिस्थितियों की कल्पना करके फिर परिकल्पना करके उनका एनैक्टमेंट करते हैं अभ्यास में, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है, अगर आप में से बहुत से लोगों ने साइकिल सीखी होगी, भाई हमारे ज़माने में तो आजकल तो बच्चे डायरेक्ट स्कूटी वगैरह सीखते हैं या बाइक सीखते हैं या सीधे 4 व्हीलर सीखते हैं। हमारे ज़माने में स्कूटर कल्पना की बात होती थी। हम जब 6ठी में पढ़ते थे तो पहली बार स्कूटर देखा था। मतलब गांव से जब स्कूल के लिए मेन रोड पर आ रहे थे तो हमारे जो हमारा माइग्रेटेड गांव था, जहाँ हमने माइग्रेट किया था, वहाँ मिलिट्री बेस है, बनबसा एक जगह। तो कोई मतलब मिलिट्री के बड़े ऑफिसर थे, संडे को या किसी और दिन, शायद संडे का दिन नहीं था, हम लोग स्कूल ही जा रहे थे, तो स्कूटर एक रोड पर उस पर बैठे हुए जा रहे थे। हम लोग कहते अरे वो क्या है। अच्छा, हम लोग उन दिनों मोटरसाइकिल को भटभटिया बोलते थे। मोटरसाइकिलें 2-3 देखी थी, है ना, लेकिन स्कूटर पहली बार देखा था। तो जिन्होंने बचपन में स्कूटर 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में पहली बार देखा हो, तो साइकिल को सीखना उनके लिए कितना बड़ा रोमांचकारी अनुभव होता होगा। वैसे कक्षा 8 के पाठ में है एक साइकिल की सवारी, सुदर्शन जी ने वो लेख लिखा है, किसने लिखा, और गजब का। किसी दिन में अभिनय की तैयारियों पर जब आगे काम कर रहे होंगे, उस दिन वो उदाहरण दूंगा। वो अक्सर मैं उदाहरण देता हूँ कि शुरुआती हालत क्या होती है। वही बात अभी साइकिल से बात। तो साइकिल में क्या होता था पहले, जब शुरुआत में तो ये होता था कि किसी तरह साइकिल भैया
साथ में धकेल ही लो तो बहुत बड़ी बात है, चलाने की बात छोड़ो। हमने जब पहली बार साइकिल देखी तो खड़ी थी साइकिल, हम पिथौरागढ़ बिल्कुल सुदूर अपना जो है सीमांत जिले से नैनीताल जिले की तराई में जो है माइग्रेट हुए थे। तो वहाँ भैया हमारे जो है पहले से आके जो है हमारे चचेरे भाई के साथ वो उनके यहाँ रह के पढ़ रहे थे, तो हम लोग बाद में आए थे। तो हम जैसे पहुंचे, रात को पहुंचे, तो पीछे कमरे के बाहर खुले आंगन में साइकिल स्टैंड पर रखी हुई थी। हम गए वहाँ, हमने कहा अरे क्या, हमने साइकिल को छुआ, पहिए हुए देखेंगे, मतलब कोई विचित्र चीज धरती पर उतरी हुई हो ऐसा लगा। अब इसी जिज्ञासावश कुछ जो अनर्गल व्यवहार हम साइकिल के साथ कर बैठे, तो स्टैंड से उतर गई। वो स्टैंड वो बीच वाला हुआ करता था, बीच खट की आवाज हुई झट से। वो तो कहिए वो जोर से आगे नहीं। हमने कहा भैया ये क्या हुआ? हमने समझा अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ये हमने छुआ और हम इसको जानते नहीं, पता नहीं क्या हो गया, खराब होगी क्या होगा। भैया आ गए, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, स्टैंड से उतर गई है। हम उनकी सहजता और अपने भीतर भय के आतंक की आपस में तुलना कर रहे थे कि जो चीज हम पहली बार देख रहे हैं तो हमारे लिए कैसी होती है, या जो जिसके साथ आदमी ट्यून्ड अप है उसके साथ कैसी होती है। चलो कुछ दिनों बाद फिर वो 2-3 महीने फिर हमने छुई नहीं। जब हम फिर छठी में गए तो इंटरवल में क्या होता था कि एक दूसरा लड़का साइकिल लेके आता था, उसको 5 पैसे वाली आइसक्रीम देते थे और साइकिल ले लेते थे। तो कई दिनों तक तो भैया साइकिलें नहीं समझ रही होती, हम साइकिल ले जा रहे हैं लेकिन साइकिल उधर जा रही है, हम इधर जा, मतलब पैदल ले जा, संभल ही नहीं रही है। कोई इंटरलिंक्ड ही नहीं लिंक ही नहीं बनाना साइकिल से हमारे साथ। फिर थोड़े दिनों बाद कैंची के फ्रेम को उधर टांग डाल के, पैर डाल के, पेडल पे पैर रख के और यूं लटक के, डंडे पर हाथ लटक के और साइकिल हैंडल पकड़ के और एक पैर से करते 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 घिसट रहे। अब वो पहला दिन जिस दिन थोड़ी देर तक एक पैर पेडल पर रखे और दूसरा पैर बिना जमीन पर टिकाए 5-6 सेकंड बीत गए हवा में, अरे गजब की उपलब्धि हो गई भाई, गजब की उपलब्धि हो गई, है ना। फिर धीरे 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 फिर क्या किया हमने, साइकिल पे दोनों पैर रख के पेडल खट खट, यानी पूरा पैर तब भी नहीं घुमाना, खट 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 करते 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 एक दिन ऐसा हुआ कि हम 10 फीट दूर तक साइकिल चलाते हुए बैलेंस करके ले गए। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन पहली बार साइकिल आई तो हम एकदम से गद्दी से नहीं चलाना शुरू कर देते थे, या चलिए हम लोग बच्चे थे। कहने का मतलब यह कि सीखना भी चरणबद्ध तरीके से ही होगा, चरणबद्ध तरीके से। इसलिए मैं आपसे शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि भैया पहले मूल में चलें, जड़ में चलें, वहां से फिर क्रमिक यात्रा करें अपने प्रशिक्षण की, अनुभव की, विकास की क्रमिक यात्रा। ठीक है। तो इसी क्रम में हम ये समझेंगे कि शुरुआत में हालांकि मैंने मन से जुड़ी हुई अनुभूति की तमाम बातें आपको बताई और अनुभूति परकता के साथ साथ कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता को विकसित करने के कुछ अभ्यास बताए, लेकिन उसके साथ ही साथ चिंतन भी शुरू हो ही जाता है। जब हम चिंतन का अभ्यास, जब आप कहेंगे कि आप मस्तिष्क की बात करें तो अब चिंतनशीलता और तर्कशीलता और विश्लेषण की उनकी बात, उनके अभ्यास बताइए, लेकिन बिना अनुभूति के वो अभ्यास, वो बातें कैसे होंगी? क्योंकि चिंतनशीलता और तर्कशीलता, विश्लेषण का काम तो वहीं शुरू होगा ना जहां जीवन होगा, और जीवन के साथ सबसे पहले पायदान पर अनुभूति होगी और अनुभूति के साथ ही ये सब चिपका हुआ होगा। तो कहने का मतलब आज मुझे सिर्फ ये समझाना है कि आप लोग ये न समझ लीजिए कि मन से जुड़े हुए अभ्यास कुछ और है और मस्तिष्क से जुड़े हुए अभ्यास कुछ और है। नहीं, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, अनुभूति पहले जरूर है, लेकिन जब हम ये काम करेंगे चिंतनशीलता का या तर्कशीलता का या विश्लेषण का, तो बिना अनुभूति के थोड़ी करेंगे, बिना जिंदा हुए थोड़ी करेंगे। तो जिंदा है तो अनुभूति है ना, तो साथ साथ अनुभूति परकता के भी अभ्यास होते रहेंगे।
कल्पनाशीलता के अभ्यास होते रहेंगे, संवेदनशीलता के अभ्यास होते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की जमीन पर तो चिंतन शुरू होगा, उन्हीं की जमीन पर तो विश्लेषणशीलता या तर्कशीलता शुरू होगी। और यह सब हमें क्यों करनी है? इसलिए करनी है कि नाटक में हमको, जैसा मैं कल कह चुका हूं, हमें जीवन और संसार से जुड़े हुए किसी भाव, विचार या क्रिया की कलात्मक सोद्देश्य निश्चित समय और स्थान पर पुनर्प्रस्तुति करनी है। तो इसके लिए पहले क्या करना है वो तो तय किया जाएगा ना। तो वो कैसे तय होगा? चिंतन से तय होगा, तर्क से तय होगा, विश्लेषण से तय होगा। और इन सब का तय हुआ जो है, हम क्या करेंगे? अनुभूति के प्याले में डालेंगे, है ना, वहां उसको डालेंगे। फिर वो अनुभूति जो है हमारे शरीर में, हमारी तंत्रिकाओं में, हमारे अंगों में, हमारी मांसपेशियों में जो है रिफ्लेक्ट होगी। तो वो रिफ्लेक्शन में कभी हम केवल एक्सप्रेशन तक सीमित रहेंगे, कभी कुछ शब्द बोलने की आवश्यकता हो जाएगी, कभी शब्द बोलने के साथ साथ कुछ एक्शन करने की भी आवश्यकता हो जाएगी। आज मुझे अपने इस वक्तव्य में सिर्फ आपको ये बताना था कि आप इस जंजाल में न पड़ जाइएगा कि अच्छा एक बार अनुभूति का चैप्टर अलग हो गया, अब भैया मन की जो है मस्तिष्क और चिंतन का एक चैप्टर अलग शुरू होने वाला है, ये भी एक अलग अध्याय है, इसको भी हमें रटना पड़ेगा। नहीं, रटना तो खैर कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ रियलाइज करना पड़ेगा। और आप ये जान लीजिए कि मन और मस्तिष्क से जुड़े हुए जो भी अभ्यास हैं वो एक ही कंडीशन पर, एक ही परिस्थिति में एक ही साथ शुरू होंगे, उनके लिए कोई अलग अलग विंग नहीं बनेगी। अब मैं आपको इस बात को समझाने के लिए कल एक छोटा सा चार्ट बना लूंगा और चार्ट के माध्यम से फिर समझूंगा, क्योंकि हम क्या कहना चाहिए, वाइटल सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, डिजिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वाइटल ऑर्गेनिक सॉफ्टवेयर पर अब हमें काम करना है, फीलिंग एंड थिंकिंग पर, है ना, ये वाइटल सॉफ्टवेयर है। तो इसको जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, इसके अभ्यासों पर आगे बढ़ के, क्योंकि इनका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ये किस तरीके से एक पूरी सृजनात्मक प्रक्रिया में इनहेरेंट चलते रहते हैं। चाहे वो फिर पेंटिंग हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो संगीत कंपोजिशन हो, चाहे गायन हो, चाहे नृत्य हो, चाहे अभिनय हो। अभिनय निश्चित रूप से ज्यादा व्यापक है, और जिसके अभिनय के ज्यादा व्यापक है कहने का मतलब यह नहीं कि हम दूसरे विधाओं के महत्व को कम कर रहे हैं, उनकी अपनी स्टैंडिंग है, वो भी अपनी जगह अपनी पूरी ऊंचाई पर विराजमान है। अभिनय का पक्ष सिर्फ इसलिए अलग है कि अभिनय करते हुए हम व्यक्तित्व के चारों आयामों का उपयोग हमें करना पड़ता है, बस इतने मात्र से हम अलग हैं। तो काम बढ़ जाता है, लेकिन काबिलियत में वो नृत्य, पेंटिंग या और दूसरी रचनात्मक विधाएं किसी मामले में कम नहीं है। ठीक है, आज मैं एक बिना अभ्यास की कोई बात बताए विषय को लेकर आपकी दृष्टि को और खोलना चाहता था, क्योंकि हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, ना ही आपको जल्दी होगी। ठीक है, कोई झटपट ट्रेन नहीं पकड़नी है। तो जितना गहराई में गोते लगाए जाए उतना अच्छा है, जितना मोती निकाले जाए उतना अच्छा है, ताकि बात के लिए सरलता होगी। ठीक है, मैं फिर क्योंकि किसान घर से आता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, जब गेहूं जो बोना होता है या कोई धान बोना होता है, ऐसा नहीं कि एक दो जुताई कर दिया तो गेहूं बो दिया। गेहूं तब भी बेचारा पैदा हो जाएगा किसी तरीके से, उसको नमी मिलेगी, मिट्टी मिलेगी ही, थोड़ा सा हवा मिलेगी जो होगा, लेकिन उसके जन्म लेने के, विकसित होने की जो बहुत समुचित और रिक्वायर्ड जो परिस्थिति है वो तो तैयार हो नहीं पाएगी ना। ठीक है ना, इसलिए
गेहूं की तो भाई खेत की पहले इतनी जुताई की जाती है, इतना पाटा चलाया जाता है कि मिट्टी आटे की तरह भुरभुरी हो जाए, तब गेहूं की जड़ पकड़ती है। गेहूं को अंकुरण के लिए बहुत बढ़िया परिस्थिति मिलती है, ठीक है ना। और वो क्योंकि मौसम की बात है, और जिस मौसम में कोई जो फसल होती है उसके हिसाब से उसके खेत की तैयारी होती है। अब धान का क्या है, धान के लिए भैया क्यों बरसात में होता है, धान की प्रकृति है पानी में पैदा होना, उसके लिए कीचड़ बहुत बढ़िया बनाई जाती है, तब धान रोपा जाता है। धान ऐसे भी पैदा हो जाएगा, कहने को एक्टिंग ऐसे भी हो जाएगी, कुछ ना कुछ बोलते जाएंगे, क्योंकि एक्टिंग होने की बेसिक जरूरत तो यह है भाई हम जिंदा इंसान हो, होशो हवास में हो, बेसिक जरूरत तो यही है ना। तो इतना थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, जब हमें जन्मजात प्रतिभा को कला में परिवर्तित करना है तो उसके लिए साधना ही एकमात्र मार्ग है। और साधना कहीं 3-4 किलोमीटर बाद नहीं शुरू होती है, साधना पहले कदम से शुरू होती है। और साधना की एक खास अप्रोच होती है, उसकी एक डेप्थ होती है, उसकी एक ध्यान की स्थिति होती है, धैर्य की स्थिति होती है, वो मूल से ही व्यापक होती है। तो मेरे मन में ये आता है कि आपके भीतर भी ये गुण पैदा हों, क्योंकि मैं कल ही कह चुका हूं, प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है प्रवृत्ति। और ये शायद परसों भी कह चुका हूं, परसों तो शायद हमें इसीलिए ही बोलना पड़ गया था कि लोगों को प्रतिभा और ज्ञान के धुंध में ही लोग न खो जाएं, उनको प्रवृत्ति का भी एहसास हो गया। हाँ, प्रवृत्ति क्या होती है, प्रवृत्ति मतलब अनुकूल वृत्ति, किसी भी कला या कार्य के अनुकूल, आपकी प्रतिभा के अनुकूल उसको शिखर तक पहुंचाने के लिए, जिसको हम लोग एटीट्यूड बोल देते हैं अंग्रेजी में, अप्रोच बोल देते हैं, है ना। तो वो होना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस तरीके से आपका समय ले लेता हूं, और जिनको दिक्कत होती हो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं।